नमस्कार भावी टीचर्स को, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मूल मंत्रा सक्सेस में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पूरा टीजीटी का कोर्स कंप्लीट कराने वाली हूं, तो उसी सिलसिले में मैंने आपको पीवाईक्यूज भी देने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं आपको डिटेल वीडियोस भी दे रही हूं जिसमें मैंने मिल्टन की बायोग्राफी डाली है डिटेल में। तो चलिए आज हम अपना विलियम शेक्सपियर का ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीचे किस एग्जाम में आए हुए हैं मैंने मेंशन कर दिया है, तो आपको समझने में इसकी जो गुणवत्ता है, मूल्य इसका क्या है, वो परेशानी ज़रा भी नहीं होगी। इसको देखकर आप इन क्वेश्चंस को आंक सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कहता है कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 154 सोनेट्स, ऑप्शन बी है 145 सोनेट्स, ऑप्शन सी है 451 सोनेट्स एंड लास्ट डी ऑप्शन है 26 सोनेट। इसका आंसर दीजिए। आई होप जो लोग लगातार स्टडीज में लगे हुए होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चंस में ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसको भी बार बार क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 154 सोनेट्स। और इसके बारे में मैं डिटेल आपको यहाँ पर अभी नहीं बता रही हूँ। रीज़न ये है कि इसी से रिलेटेड, इनके सोनेट से ही रिलेटेड फर्दर आगे और भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया जो है वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए किस रीज़न से आती है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ही हैड गिवन हर द लॉयन शेयर ऑफ हिज किंगडम, यानी कि काफ़ी अच्छा शेयर उसने इस किंगडम से पाया था। या फिर ऑप्शन बी है ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम। ऑप्शन नंबर सी है ऑफ अ जेन्युइन लव फॉर हिम। ऑप्शन नंबर डी है शी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी 2009 में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मैंने इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में ही रखने की कोशिश की है। तो इसका राइट आंसर मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कॉर्डेलिया कैरेक्टर है ये है कहाँ से, किंग लियर। कौन से प्ले से है, तो ये है किंग लियर से। और किंग लियर क्या है, ये एक ट्रेजेडी है जो कि इनकी बहुत फेमस ट्रेजेडीज का जो सीक्वेंस है हुकम, इसके अंतर्गत आती है। 3rd नंबर पर किंग लियर, राइट। अब किंग लियर की ही 3 डॉटर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज गोनेरिल एंड सेकंड वन इज रीगन। आपका टाइम सेव करने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड थर्ड इज कॉर्डेलिया। तो ये दोनों जो है जिसे बोलते हैं बहुत सेल्फिश होती हैं और राजा भी जो है उसे बहुत मीठी मीठी बातें सुनने की, अपनी बड़ाई सुनने की आदत होती है। तो वो अपनी जो डॉटर्स हैं उनसे बोलता है कि मेरे बारे में फ्लैटरी करो, कुछ अच्छा बताओ, तो ये बता देती हैं और ये शेयर पा जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को कभी भूलो नहीं। जब आपको ये पता होगा तो अच्छे से आप क्वेश्चंस को जो है वो कर लेंगे। तो जो कॉर्डेलिया है ये अपने पिता के बारे में फ्लैटरी नहीं करती, बस जेन्युइन बता देती है कि ये कितना लव करती है। ये कहती है अपने फादर से कि एक पिता को जितना प्यार करना चाहिए मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ, मतलब एक पुत्री को अपने पिता से जितना लव होना चाहिए उतना ही लव मुझे आप से है। तो किंग लियर कहता है नहीं, कुछ और बोलो, मैं कुछ और सुनना चाहता हूं, तुम मुझसे और कितना प्यार करती हो। तो कॉर्डेलिया बोलती है मुझे कुछ नहीं कहना। किंग लियर का स्टेटमेंट है नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। ये लाइंस पूछी जाती हैं, ठीक, जो अभी मैंने बोली, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, यानी कुछ नहीं बोलोगी तो इससे तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये चली जाती है। लेकिन जब उसके फादर जो है वो पागल हो जाते हैं, उसकी दोनों बेटियां धोखा दे देती हैं और वो निकल जाते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये जो कॉर्डेलिया है वो आती है फॉर हर जेन्युइन लव, क्योंकि वो रियल में प्यार कर रही होती है। तो यहाँ से आपको एक लेसन भी मिलता है कि ऑलवेज जो हमें दिखाई देता है, जो शो होता है कि हाँ हमें ये व्यक्ति ज़्यादा प्यार करता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको जेन्युइनली अंदर से उतना लव करता हो, मे बी वो शो ऑफ कर रहा हो। तो जब आपके पास ऐसे मौके आएंगे तो ज़रूर आपको जो है उसकी लॉयल्टी टेस्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
आई होप मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताकर उसका आंसर बताकर नहीं निकल जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे का रीज़न, ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर ही याद हो जाएं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विथ, इन चारों में से बेन जॉनसन का नाम किससे एसोसिएटेड है? ये 2009 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सेंटिमेंटल कॉमेडी, ऑप्शन बी है रोमांटिक कॉमेडी, ऑप्शन सी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एंड ऑप्शन डी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। आपको बताना है कि इनका नाम किससे एसोसिएटेड है इनमें से। वैसे तो ये आपके लिटरेरी टर्म का जो टॉपिक है, लेकिन ये क्योंकि शेक्सपियर के कॉन्टेम्प्ररी हैं इसलिए यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं उसको, राइट। वैसे हम लिटरेरी टर्म्स में तो पूरा डिटेल से देखेंगे ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जो बेन जॉनसन है, पहले तो इनको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ये जो वर्ड है ना, ये एग्जैक्टली आप कह लीजिए कि ये लैटिन के ह्यूमर, या फिर आप कह लीजिए कि मेनली या प्रोबेबली जो है वो उमोर वर्ड से आया हुआ है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लैटिन ह्यूमर, और अगर आप प्रोबेबली बोलो तो ये UMOR उमोर से आया हुआ है, और इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग मतलब होता है लिक्विड। क्या मीनिंग होता है? लिक्विड, राइट। इसका मीनिंग होता है लिक्विड, ठीक। तो अब आपको ये समझना है कि एक्चुअली ये जो वर्ड कहाँ से डिराइव है, ये तो मैंने आपको बता दिया ये डिराइव कहाँ से है। लेकिन इस वर्ड के बारे में बेन जॉनसन ने कहा था, इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमर है वो 2 काइंड ऑफ ह्यूमर होते हैं। किसी भी इंसान में 2 तरह के ह्यूमर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू ह्यूमर, एंड सेकेंड वन इज, जिसे आप बोल सकते हो कि अडॉप्टेड या फिर अडॉप्टिव ह्यूमर, उसे हम जो है मैनरिज्म भी बोलते हैं। तो दोनों ह्यूमर क्या है उसे पहले समझ लेते हैं। जो रियल ह्यूमर है हमारा, जिसे इन्होंने बोला है ट्रू ह्यूमर का नाम दिया है, उसका मतलब होता है वो एसोसिएटेड है आपकी बॉडी कैसी है, आपकी सोल कैसी है, यानी कि आपकी जो इनर पर्सनालिटी क्या है, उसको इन्होंने ट्रू ह्यूमर का नाम दिया है। और सेकेंड वन की बात करते हैं जो कि है अडॉप्टेड ह्यूमर। उसमें जो है ये बात करते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, आपका फैशन सेंस क्या है, आप किस तरह से बोलते हो, क्या आपकी सोशल हैबिट्स हैं, इससे डिसाइड होता है कि आपका अडॉप्टेड ह्यूमर क्या है। तो इन्होंने 2 काइंड के क्या बताए हैं? ह्यूमर बताए हैं, 2 काइंड के ह्यूमर बताए हैं। फर्स्ट वन इज, मैंने आपको बताया है क्या है, ट्रू ह्यूमर, राइट, एंड सेकेंड वन इज, जैसे मैंने आपको बताया, अडॉप्टेड ह्यूमर, राइट। तो ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आगे नहीं भूलेंगी, है ना? क्लियर हुई ना? तो चलिए, अगर क्लियर हो गई हैं तो बस फटाक से लाइक कर दीजिए और आगे क्वेश्चंस को पढ़िए। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लोगे, क्योंकि ये बहुत फेमस प्ले के बहुत फेमस कैरेक्टर के बारे में है ये। Who has been termed as motiveless malignity। तो ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज किया गया है, किसको बोला गया है मोटिवलेस मैलिग्निटी? तो ऑप्शन ए है मैकबेथ, ऑप्शन बी है ओथेलो, ऑप्शन सी है इयागो, एंड ऑप्शन डी है पोलोनियस। ये देखिए इसके बारे में आप तब तक मुझे टाइप करिए नीचे कि इसका राइट आंसर क्या है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, ये जो है लिया गया है कहाँ से? कॉलरिज से लिया गया है। कॉलरिज जब अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, लिख रहे थे कॉपी ऑफ शेक्सपियर, वो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ से ही इस फ्रेज को लिया गया है। क्या? मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किनसे? कॉलरिज, राइट, ये फ्रेज। अब ये किसको बोला गया है, किसको टर्म किया गया है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में? तो ये जो है ये ओथेलो के, मतलब ये जो बहुत फेमस प्ले है ओथेलो के एक्ट 1 सीन 3 से, ये जो यहाँ पर इनके लिए किया गया है, ये कौन है? इयागो। बहुत ही फेमस विलन है ये, जो चाहते हैं अंततः उसको कर लेते हैं, पूरा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इनको बहुत खतरनाक विलन बोला जाता है। तो इन्हीं के लिए ये जो टर्म है वो यूज किया गया है, मोटिवलेस मैलिग्निटी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है,
कैलिबन, ये एक कैरेक्टर है, किस प्ले का है ये आपको बताना है। और साथ ही साथ ये देखिए, इन पॉइंट्स को देखिए और बताइए कि इनके बारे में क्या सही डिराइव करता है। ऑप्शन ए है इज द हीरो ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट, क्या ये टेम्पेस्ट प्ले के हीरो हैं। या फिर मैरिड प्रोस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो की जो डॉटर होती है उससे मैरिज करते हैं। या फिर किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो को मार देते हैं। या फिर ऑप्शन डी है इज अ विलन इन द टेम्पेस्ट, क्या है ये कैलिबन। तो जो कैलिबन है ना, इसके बारे में कहें तो पहली बात तो ये समझिए कि ये जो कैरेक्टर है ये कहाँ से लिया गया है, ये टेम्पेस्ट से लिया गया कैरेक्टर है। कौन से प्ले से, मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेम्पेस्ट, राइट, टेम्पेस्ट से लिया गया, द टेम्पेस्ट से लिया गया ये कैरेक्टर है। और ये होता क्या है, ये एक विलन होता है, ठीक, इज अ विलन इन द टेम्पेस्ट, इस प्ले में विलन का काम करता है। और इसकी मदर का नाम क्या होता है आपको पता है, इसकी मदर का नाम होता है साइकोरैक्स, जो कि क्या होती है, एक विच होती है। क्या होती है, एक चुड़ैल होती है, विच होती है, उसी का सन होता है कैलिबन। और वो इस प्ले में क्या होता है, विलन होता है। क्लियर है, अरे बोलो भाई, क्लियर है, ओके फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ, ओफिलिया किसकी बिलव्ड होती है। ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी ओथेलो और ऑप्शन डी रोमियो। 2009 में ही आया क्वेश्चन है और कैरेक्टर से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पर ये इस बात का प्रूफ है कि आपको जो कैरेक्टर्स है ना वो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत अच्छे से रटना है, और उनके बारे में कि उनकी पोजीशनिंग क्या है उस प्ले में, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये भी। सिर्फ कैरेक्टर का नाम नहीं पता होना चाहिए आपको, उस कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या वो सन है, डॉटर है, कोटियर है या फिर फूल है, क्या है, उनकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो बताइए ओफिलिया किसकी बिलव्ड है। तो ओफिलिया जो है वो हैमलेट की बिलव्ड है। किसकी है, हैमलेट की है। और ये हैमलेट प्ले की हीरोइन भी है, ठीक। इनके जो ओफिलिया है, इनके अगर ब्रदर की बात करें तो इनके ब्रदर का नाम क्या है, इनके ब्रदर का नाम है लियोटस, लियोटस, राइट। ये काफी बार वार्न करता है ओफिलिया को कि तुम हैमलेट से दूर रहो और बच के रहो। और एक और चीज बता दूं आपसे, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें सिर्फ दो आपको जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो वो प्ले आपका हैमलेट ही है। आप ध्यान रखोगे, हैमलेट में आपको 2 फीमेल कैरेक्टर्स ही देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ओफिलिया, ठीक है, फर्स्ट वन इज क्या, ओफिलिया। और सेकेंड वन इज ओफिलिया के फादर का नाम अगर कहें, यानी कि ओफिलिया और लियोटस के फादर का नाम अगर मैं आपको बता दूं तो उनका नाम है पोलोनियस। क्या नाम है उनका, नाम है पोलोनियस, राइट। तो ये इनके फादर का नाम है। जस्ट एक सेकेंड, ये रहा। तो ये जो है वो डॉटर है और ये सन है। और हैमलेट जो है वो इनका आप कह सकते हो लवर है। और मैं आपको क्या बता रही थी, हैमलेट लवर हो गए। मैं आपको बता रही थी हाँ 2 फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। अरे यार याद दिला दिया करो, स्किप हो जाता है माइंड से। तो क्या है, ओफिलिया जो है फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर है एंड सेकंड फीमेल कैरेक्टर कौन है, गर्ट्यूड है, गर्ट्यूड है। और ये गर्ट्यूड कौन है, ये हैमलेट की मदर है, ये हैमलेट की मदर है। तो एक हैमलेट की मदर, दूसरा हैमलेट की बिलव्ड, 2 ही फीमेल कैरेक्टर इस प्ले में है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वीनस एंड एडेनिस इज बाय, किसके द्वारा लिखा गया, ये है वीनस एंड एडेनिस। ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर, बी है मिल्टन, सी है गाल्सवर्दी एंड आपका डी है वर्ड्सवर्थ। ये किसके द्वारा लिखा गया है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर जॉनरा की बात करूं तो ये एक क्या है, पोइट्री है, ये एक पोम है, ठीक है, पोएम है। पोएम को हम करेक्टली पोम प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए आगे बताइए, ये है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक। अगर हम बात करें इसके रिटन डेट की तो ये लगभग 1592 टू 1593 में लिखा गया था। और अगर बात करें जिसे बोलते हैं कि ये कब आया था, तो इसी के साथ एक और था, वीनस एंड एडेनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज। दोनों जो रेप ऑफ लुक्रीज है वो 1594 में आया है और ये 1593 में। और रिटन ईयर इसका ये है। अगर मैं बता दूं वीनस एंड एडेनिस के बारे में थोड़ा सा आपको, तो जो वीनस है
ये गॉडेस होती हैं, ठीक है, ये गॉडेस होती हैं, गॉडेस ऑफ लव। कौन होती हैं? ये गॉडेस ऑफ लव होती हैं। और इनको किससे लव हो जाता है? एडोनिस से, जो कि एक ह्यूमन होता है, लेकिन ये इनसे दूर होता है और लास्ट में ये इसको मतलब मिल नहीं पाती। तो इस तरह से जो, क्योंकि क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि एडोनिस की जो है वो डेथ हो जाती है। हाँ, ये वार्न करती हैं एडोनिस के को कि नहीं जाने के लिए बाहर, जहाँ ये जाता होता है, लेकिन ये मानता नहीं है और ये अपने आप को बहुत ब्रेव मानता होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ये जो वीनस है ये गॉडेस है, तो ये उसका फ्यूचर पहले ही देख लेती हैं और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, तो ये देखकर मना करती हैं, वार्न करती हैं, लेकिन ये नहीं मानता और लास्ट में जो है ये मिल नहीं पाते। तो ये वीनस एंड एडोनिस एक लव पोएम है जो कि लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये इनके इनिशियल पीरियड में लिखी गई पोएम है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, Who among the following was born first of all? अब इसके लिए जरूरी है कि आपको ये जो 4 राइटर मेंशन है आपके सिलेबस में, उनका जिसे बोलते हैं बर्थ पता होना चाहिए, जो कि पता ही होता है। हम जनरली बायोग्राफी में उनका बर्थ ईयर याद ही करते हैं। तो ऑप्शंस आप देख ही लीजिए, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, सी है जॉन गाल्सवर्दी एंड डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले जो है विलियम शेक्सपियर हुए थे। ये एलिजाबेथन टाइम पीरियड के हैं, ठीक है, ये प्यूरिटन टाइम पीरियड के हैं। इस तरह से ये आपका मॉडर्न टाइम पीरियड को कवर करते हैं और ये रोमांटिक एज के हैं, ठीक। तो इस तरह से आप ये जान सकते हो। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ इनके बर्थ के बारे में, तो इनका बर्थ 1564 में हुआ है। किसका? विलियम शेक्सपियर का। जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन का जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो ईयर है, वो 1608 है। एंड जॉन गाल्सवर्दी के बारे में अगर हम बात करें तो उनका है विलियम वर्ड्सवर्थ। दोनों का हमें पता करना है, तो 1867 में जॉन गाल्सवर्दी का है एंड 1770 में किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो ये जो है आप इसको याद कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर देता है आपको, पूरा आपका जो नॉलेज है वो जानने के लिए। वो आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता था कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ है, लेकिन उसको जानना है कि आपको ये चारों एग्जैक्ट पता है कि नहीं। तो इस वजह से इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। आगे बढ़े भाई, चलिए, आपने कहा और हम आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ये क्वेश्चन देखिए मैंने फिर से लिया है, इसलिए लिया है ये आपको शो करने के लिए कि ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है और 2004 में भी पूछा गया है। तो ये इजी जरूर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। कितना है? 154 है। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम आपका यहाँ पर मैं नहीं लूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is। इनमें से कौन सा जो जिसे बोलते हैं फॉर्म है, कौन सी लैंग्वेज है जिसको उन्होंने अपने ज्यादातर ड्रामाज में यूज किया है? फर्स्ट है पोएटिक प्रोज, सेकंड है यानी कि ऑप्शन बी है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी है नैरेटिव प्रोज और ऑप्शन डी है ड्रामेटिक वर्स। तो किसको उन्होंने यूज किया है सबसे ज्यादा? अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। इसको यूज किया है उन्होंने, ब्लैंक वर्स को यूज किया है। और ब्लैंक वर्स जैसे कि आपको पता हो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आईएम क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस, ठीक है, ये मीटर होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस ब्लैंक वर्स को ही उन्होंने क्या किया है? यूज किया है अपने ज्यादातर जो वर्क हैं। ऐसा कहा जाता था कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल मेमोरेबल बन गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि मतलब उनमें इतना दम था तो ही, लेकिन ज्यादातर उन्होंने जो ब्लैंक वर्स यूज किया है उस फॉर्म में उन्होंने अपने जो स्पीचेस दिए हैं उसके कारण वो और ज्यादा दमदार और फेमस हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर सोनेट नंबर 1 से 126 जनरली सोज अ री इनएक्शन ऑफ। ये को क्या री इनएक्शन जो है वो आपको शो करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जनरल फिलोसफी ऑफ लाइफ, वो जनरल फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में आपको शो करता है, बताता है। या फिर ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स के बीच में जो ड्रामेटिक इंटरचेंज होता है उसके बारे में। या फिर सी पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न। या फिर डी ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी।
तो यहाँ पर ही हम इसको बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग एंड रिच पैटर्न। देखिए ये जो इनके सोनेट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया ही आगे, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, जिसको आप फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 से लेकर के 126 तक का जो है वो इन्होंने लिखा है। किसके लिए? आप हेनरी रिड्जले के लिए लिखिए, ठीक है। किसको इन्होंने डेडिकेट किया है? हेनरी रिड्जले को। और वही ये रिच पैटर्न थे, ठीक है, यंग रिच पैटर्न थे, इन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा। और यहाँ से इनके और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कि इनके बीच कैसा रिलेशन था, ठीक है, हेनरी रिड्जले। और कहीं कहीं आपको विलियम हर्बर्ट भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेनली ज्यादातर आपको यही आएगा एग्जाम में। उसके बाद जो है 127 से लेके 152 तक, ये यहाँ पर बताऊं या आगे, क्योंकि आगे भी मैंने दिया है, खैर चलिए बता देते हैं तो आंसर आप वहां पे पता कर लोगे। ये किसके बारे में है? ये द डार्क लेडी के बारे में है, द डार्क लेडी, ठीक, द डार्क लेडी के बारे में है। और डार्क लेडी का नेम भी आपसे पूछा जाता है। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप मुझे बताओगे कि ये जो द डार्क लेडी है शेक्सपियर की लाइफ में, इनका नाम क्या है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे। अगर आपको नहीं पता तो भी आप कमेंट करोगे, मैं डेफिनेटली आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। आगे देखिए, यहाँ पर 52 नहीं 51 है, राइट? नहीं 52 ही है, 52 ही है, क्योंकि 153 एंड 154 जो है ये इन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट किया है, ठीक, क्यूपिड को डेडिकेट किया है। तो ये 3 के बारे में मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, तो ये मैंने इसका यहाँ पर डिटेल पूरा जो नॉलेज था वो दे दिया है। क्लियर है क्वेश्चन? वेरी वेल डन। चलिए आगे, बहुत अच्छा क्लियर है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट। अभी हमने पीछे ही बात किया जस्ट क्वेश्चन में, विलियम्स सरे के सोनेट में, या फिर ऑप्शन बी यॉट, या फिर ऑप्शन सी शेक्सपियर एंड डी स्पेंसर। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, जो कि अभी हमने देखा 127 से लेके 152 तक इन्होंने डेडिकेट किया है, ठीक है, द डार्क लेडी को। आगे बढ़े, अरे बिल्कुल बढ़ गए जी, लो आपने बोला और हम बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अच्छा भैया ये बताइए मुझे, इतने अपने वीडियोस देख लिए, अब तो आपको मेरी पढ़ाने के जो तौर तरीका है, जो स्किल है, वो समझ में आई गई होगी कि वो अच्छी है या बुरी है। दोनों में से कोई ना कोई तो आप डिसाइड कर ही लिए होंगे, और जहां तक है बुरी होगी तो आप छोड़कर जहां भी चुके होंगे वीडियो। और अगर अभी तक देख रहे हैं, मतलब आपको पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस मूल मंत्रा सक्सेस फैमिली का पार्ट बन सके। चलिए आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन है, विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इसमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? ऑप्शन ए टाइटस एंड्रोनिकस, बी एडवर्ड द सेकंड, सी हैमलेट एंड डी रिचर्ड थर्ड। क्या है सही आंसर इसका? ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसमें से जो एडवर्ड द सेकंड है ये ही नहीं है, किसके बारे में? ये एडवर्ड द सेकंड जो है ये विलियम शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है, उनके द्वारा लिखा नहीं है। तो ये लिखा किसके द्वारा गया है ये भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बता दूंगी। आप बोल रहे हैं और मैं आपको ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर मार्लो, राइट, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया ये प्ले है, एडवर्ड द सेकंड। चलिए बाकी तो आपको पता ही है, टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड, ये तीनों ही जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत जल्दी जल्दी हम पहुंच रहे हैं इस सेशन के, इस जो वीडियो है इसके लास्ट में। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन अडॉप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज। ये लैटिन कॉमेडी, कौन सी लैटिन कॉमेडी से इसको अडॉप्ट किया गया है, यानी कि इसका आपसे क्या पूछ रहा है? सोर्स पूछ रहा है, तो आपको सोर्स बताना है। ऑप्शन ए है नोवम ऑर्गेनम, बी है फिलस्ट्रेटो, सी है कर्सर मुंडी, या डी है मेलांकमी।
बताइए 2004 में क्वेश्चन पूछा है, तो यानी कि आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, उसके सोर्स पढ़ने हैं, लाइंस पढ़नी है, ये सारी चीजें। ये देखिए, ये जो PYQs है ना, इनको क्यों सॉल्व किया जाता है? इनको इसीलिए सॉल्व किया जाता है कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में बन रहे हैं। आपको फालतू की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं इकट्ठा करनी है, आपको जो लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स, वो पढ़ना है, कैरेक्टर्स पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको जो सोर्स है प्ले का वो पढ़ना है। इसी तरह से आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल होती जाएंगी कि आपको कहाँ पर अपना हाथ रखना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलांकमी, जो कि किसका है, ये किसका वर्क है ये आप बताएंगे। ये जो है, ये वर्क है एंशियंट ड्रामेटिस्ट एक है प्लूटस, तो ये उनका वर्क था, उनका लैटिन वर्क था मेलांकमी, और यहीं से जो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स के लिए सोर्स जो है वो की तरह यूज किया गया है। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। हम 15 क्वेश्चन लेंगे आज, इसके बाद फिर हम आगे जो है और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स, यूथफुल पोएम्स मतलब इनकी जो अर्ली पोएम्स हैं, जो इन्होंने लिखी अपनी इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग लाइफ में जब इन्होंने स्टार्ट किया राइटिंग, तो वीनस एंड एडनीस एंड रेप ऑफ लुक्रीज, इसका पूरा नाम है रेप ऑफ लुक्रीज 2, किसको इन्होंने डेडिकेट किया है? ऑप्शन ए द अर्ल ऑफ साउदे, या फिर द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, सी द अर्ल ऑफ सरे, या फिर द अर्ल ऑफ सैक्सोनी। किसको इन्होंने डेडिकेट किया है? तो इन्होंने किसको डेडिकेट किया है? इन्होंने डेडिकेट किया है, ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट किया है अपनी जो ये पोएम्स हैं। और जो आपका वीनस एंड एडनीस है, मैंने आपको बताया ही था कि ये 1592 टू 1593 में लिखी गई है। एंड अगर बात करें इसकी जिसे बोलते हैं पब्लिकेशन की, तो ये फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था ये क्वार्टो में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कब? 1593 में, क्वार्टो में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। एंड द रेप ऑफ लुक्रीज ये 1594 में राइट पब्लिश हुई थी। बिल्कुल क्लियर, वेरी नाइस। अब आपको बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। अगर वैल्यूएबल लगे हों, अच्छे लगे हों, थोड़ा भी पसंद आए हों, तो नीचे कमेंट करिएगा, ये ज़रूर मेरे मोरल को हाई करेगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले आने के लिए, बहुत अच्छी मैं आपको यहाँ पर ये अश्योर करना चाहती हूँ कि आपको मैं पूरा जो सिलेबस है ना वो डिटेल में पढ़ाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं, जैसे होता नहीं है कि सिर्फ उसके पॉइंट्स बताकर निकल जाऊँ, ऐसा नहीं होने वाला। बस जस्ट कुछ सेकंड लूँगी आपके, उसके बाद आप जा सकते हैं वीडियो छोड़ करके, कुछ देर बातें सुन लीजिए। बस आपने इतनी देर मुझे झेला ही है तो मैं आपको ना सिर्फ पॉइंट्स नहीं बताऊंगी कि जैसे लिटरेरी टर्म्स हो गया या फिर कोई भी प्ले हो गया, चाहे वो हैमलेट हो गया, तो मैं इसके आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं देने वाली, बल्कि मैं आपको इसको डिटेल में डील करने वाली हूँ। जैसे कि जो टिंटर्न एबे है, द टेबल टर्न है, ओड टू ड्यूटी है, इमॉर्टैलिटी ओड है, इनकी सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स और जो मतलब कि जैसे जो पोएम्स डील करने लायक है पूरे डिटेल में। जैसे कि कुछ पोएम्स हैं तो 500-500 लाइन्स की हैं, उनको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर डील नहीं कर सकते, क्योंकि 500 लाइन्स को पढ़ना, और ये एक तरह से समझिए कि बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि 500 लाइंस, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अपने आप में पूरा अर्थ कन्वे कर रही होती हैं, वही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन सबको हम डिटेल करेंगे। टिंटर्न एबे, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करेंगे। हैमलेट प्ले वगैरह जो भी है, मतलब सारी चीज़ें बहुत डिटेल से कवर करेंगे हम आपके साथ। तो अगर आप इसी तरह जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से अपना कोर्स कवर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।